बिल्कुल, जो किसी बारात में इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे और चौरसिया जी वहाँ से जिक्र कर रहे थे, हम खाली इस एहसास को समझना चाह रहे हैं कि इतने भारी बहुमत का मतलब है कि बीते 30 बरस की राजनीति को जनता ने पलट दिया है। इसका मतलब यह भी है कि इस 30 बरस में जो कुछ हो रहा था, जनता के भीतर उसको लेकर एक आक्रोश था। आक्रोश के बाद जब किसी नेता को चुना जाता है तो बहुत भरोसा और उम्मीद होती है। आपको लगता है कि इस तेजी के साथ बीजेपी अपने आप को संभाल पाएगी या वो सुषमा की उलझन में फंस जाएगी, मुरली मनोहर जोशी के उलझन में फंस जाएगी, अडवाणी की उलझन में फंस जाएगी, संघ की ओर देखने लगेगी? जी, किम की उलझन की बात कर रहे हैं? भाजपा है ये, और इसीलिए तो पूछ रहे हैं। भाजपा में सब लोग सब साथ मिलकर करेंगे क्योंकि सबको जो उत्तरदायित्व है उसका एहसास है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 1971 के बाद अगर आप देखें तो एक शख्सियत ने आइकन बन के वोट अपने नाम पे कन्वर्ट करवाई है। ये 71 के बाद हुआ। 71 के बाद से ये पहली बार हुआ है जब कोई सेंट्रल फिगर लीडरशिप में वोट देश भर में कन्वर्ट करवाती है। एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो नई राजनीति वो क्या है? पहले केंद्र जो था वो स्टेट का एग्रीगेशन बन गया था। लोग जब वोट देते थे तो अपने राज्य की विधानसभा के लिए वोट देते थे, वो केंद्र के लिए नहीं देते थे। ये पहला चुनाव हो रहा है इतने दिन बाद जहां लोग कह रहे हैं नीचे हम कुछ और करेंगे, ऊपर हम मोदी को देंगे, ऊपर हम भाजपा को देंगे। तो ये जो नई राजनीति है केंद्र की, वो इसलिए है कि लोग आज, जैसे इन्होंने कहा, कि देश की तरफ देख रहे हैं कि अगर मेरी स्थिति बेहतर होनी है तो देश करेगा, और कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। नहीं, अगर ये स्थिति है, शशिशेखर जी हम आपको भी इस बहस में जोड़ेंगे, अगर ये स्थिति है तो क्या ये माना जाए खतरे की घंटी है छत्रपों के लिए? मुझे थोड़ा सा इसमें शक होता है, इसलिए कि अगर आप देश का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखिए, 1984 में कांग्रेस को किसी भी वजह से सही, लेकिन जितनी सीटें मिली थी मुझे नहीं लगता कि कोई गठबंधन उतनी सीटें लोकसभा में ला रहा है। इस समय ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। और ये ऐसा हम कई बार देख चुके हैं कि लोगों ने विधानसभा में एक पार्टी को ट्राई किया और राष्ट्रीय पार्टी के लिए गए। आखिर कांग्रेस क्यों हुकूमत करती रही थी इतने सालों? वो इसीलिए कर लेती थी कि लोगों को लगता था कि फैसला 22 सीटें उत्तर प्रदेश में और विधानसभा में कुछ भी नहीं। ये साफ है कि देश का मानस बहुत परिपक्व है, वो ये जानता है कि किसको कब वोट देना है। मुझे लगता है कि अभी एकदम से नई राजनीति का फैसला और फतवा देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अब नरेंद्र मोदी के लिए जोड़ दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सिर्फ एक चीज जोड़ दीजिए, इस केंद्र में बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्तिवादी चुनाव था तो वो अरविंद केजरीवाल का चुनाव था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल स्टेज हासिल किया, ठीक है, कभी कभी लोग कुछ महानायक बन जाते हैं और अपने एक घेरे को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक संगठन होता है। संगठन के साथ साथ एक सहयोगियों की ताकत होती है। छोटे विध्वंस भी बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो मोदी ने एक अपने को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत बनाया। बताइए, वो कौन सा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है जिसने एक छत्रप को चिताया कि तुम्हारा सीना 56 इंच का नहीं है? वो कौन सा नेता है जिसने कहा परिवर्तन का मतलब ममता आप नहीं जानती हैं? उन्होंने बीएसपी को चिताया, उन्होंने कांग्रेस को चिताया, माँ बेटे की सरकार कही, हर नेता के घर में घुसकर कहा। इसका मतलब क्या है? केंद्र में मोदी रहे। ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल उनकी पोजीशनिंग थी। वो ये जानते थे कि अगर आंख में आंख डालकर बात नहीं करूंगा तो लोग हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी का संगठन नहीं था उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की बहुत अच्छी हालत नहीं थी बिहार में। वहाँ ये साबित करना था कि मैं एक ऐसा लीडर हूँ। उन्होंने और क्या क्या कहा, मेरा बनारस, मेरा बिहार। तो अब लोग पूछ सकते थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। वो इसलिए किया क्योंकि पहली बार एक ऐसा नेता था जो कि उस भाषा को बोल रहा था जो भाषा उनको ज़रूरी लगती थी उन ताकतों के खिलाफ जिनसे वो अपने को छला जाता हुआ महसूस करते हैं। आप सोचिए, बिहार में, हम बंगाल में अगर असंतुष्ट हों तो या तो वामपंथी या ममता बनर्जी। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जैसे ही कोई नेता अपने आप को केंद्र में लाकर आज की तारीख में खड़ा कर देगा, पार्टी से बड़ा हो जाएगा, जनता उसी को देखेगी। अब पार्टी और संगठन की बात दूर हो गई। पार्टी का नहीं, पार्टी के संगठन को इतनी जल्दी देखिए, हम खत्म नहीं कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लाने की बात कर रहे हैं। सवाल आप इंदिरा गांधी की मृत्यु याद कीजिए, अखबारों में संपादकीय छपे, देश की माँ की मृत्यु हो गई, अब क्या होगा? आज इंदिरा गांधी को कितने लोग याद करते हैं? कांग्रेस, राजीव गांधी गए,
लोगों को लगा कांग्रेस खत्म हो गई। अभी भी मेरे एक सहयोगी ने बोला कांग्रेस खत्म हो गई। ये महान देश है, ये लोकतंत्र की सारी चीज़ों को, कल पुर्जों को साथ लेकर चलता हम है। रामकृपाल जी आपको ही जोड़ ले। देखिए बहुत शानदार बात इन्होंने जिक्र कर दी इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के बारे में हमें संपादकीय याद आ रहा है जनसत्ता का। वो इंदिरा गांधी थी लेकिन गई महात्मा गांधी की तरह, उनकी जो हत्या हो गई थी। हम खाली एक सवाल चाह रहे हैं कि जी मैं उसी की आगे की कड़ी बता। जी इंदिरा गांधी जी, आप भी जानते हैं उनका उदय कैसे हुआ था। जी 1969 में जो कांग्रेस नामक चीज़ थी उसको उन्होंने एकदम ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर चलाया और अकेले निकली। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। इंदिरा जी ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है बीबी गिरी, और बीबी गिरी चुनाव जीत गए। कांग्रेस और कांग्रेस आई हो गई। इंदिरा जी ने पार्टी को ध्वस्त किया, इसलिए जनता उनके साथ आई। जनता कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, जनता इंदिरा को वोट दी थी। इंदिरा उसको कांग्रेस कहें, आई कहें, वाई कहें, कुछ भी कहें, और आज तक वही रहा है। सेम 69 वाली बात 2014 में हो रही है। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, ये पुरानी बीजेपी को वोट नहीं है, अंदर से एक उगा हुआ एक जो है, जो दिख रहा था विकास के नाम पर। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में एक अकेला व्यक्ति था 1952 से लेकर के आज तक, जिसको लेकर के मिडिल क्लास और कारपोरेट दोनों ने तारीफ की हो। ऐसा इतिहास में यकीनन यही ये सवाल आ रहा है। एक चीज देखिए, एक चीज और जी बोले। देखिए क्या है, हम लोग अभी भी जो है राजनीति को पुराने प्रिज्म में देख रहे हैं। 2014 इतिहास को भूल चुका है इस मामले में। जो पॉलिटिक्स ऑफ होप मैं बार बार कहता हूं, देखिए पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, ये सारी अब रिजेक्ट हो चुकी है। नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मित्तल साहब, आप जो बोल रहे हैं कि पुराने पारंपरिक परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, लेकिन इतिहास रहा है संसदीय राजनीति का संगठन चाहिए, इतिहास रहा है पार्टी का डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए। सुनिए इतिहास रहा देखिए है। हमेशा क्या होता है, विश्वसनीयता होती है, या तो विचार की विश्वसनीयता होती है या फिर व्यक्तित्व की विश्वसनीयता होती है, और इनका मिश्रण होता है। नहीं तो इसमें इसका मतलब यह है कि इस दौर में सारी चीजें ध्वस्त हो गई थी, पार्टियों पर भरोसा खत्म हो गया, संगठन ध्वस्त होते चले गए, पॉलिसीज नहीं बन रही थी, गवर्नेंस फेल थी, एक व्यक्ति आ गया इस बीच में। एक होता है मुट्ठी बंद है और लोग कल्पना कर रहे हैं, एक होता है आपकी विश्वसनीयता आपके काम से है। क्या हुआ है कि अभी तक बंद मुट्ठी जब खुली तो लिफाफे फट गए लोगों के। मुट्ठी अभी भी बंद है मित्तल साहब, मुट्ठी अभी भी मेरी बंद बात है। पूरी कर ले दीजिए मुझे प्रसन्न जी। नरेंद्र मोदी की मुट्ठी अभी भी बंद अभी है। सब लोगों ने अपनी बात करी, मुझे एक बार बात करने दीजिए, उसका परिप्रेक्ष्य समझाने दीजिए। मुट्ठी बंद नहीं है इनकी। 2014 में जब वो आए हैं तो 12 साल का उनका प्रशासनिक कार्य जो है जनता ने देखा है। आज लोगों ने क्यों उन पर भरोसा करा? भाई गुजरात में इसने कमाल कर रखा है। नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का एक संगठन है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो माइनस लीडर थी, एक लीडर आया, तो वही मैं कह रहा हूं आपसे ना, जिसने ऑक्सीजन का काम किया, कार्यकर्ताओं को जगा दिया। एक नेतृत्व ऐसा आया जिसकी विश्वसनीयता है उसके कार्य से, और एक बड़ा संगठन जो लोगों में राष्ट्रवादी काम कर रहा है। जब दोनों का मिश्रण हुआ तो लोगों को इस कुशासन में विकल्प मिला। अब वो विकल्प जो है लोगों के लिए इतना सुहावना हुआ कि चाहे असम हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे कहीं महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह जो लोगों की आकांक्षाएं थी उनकी अभिव्यक्ति के लिए उनको एक तो संगठन था ना, जरूरी था ना मित्तल साहब। 3D के जरिए तो वोट मिलते नहीं, आप जा तो सकते हैं। कभी डिबेट ही नहीं हो सकता कि संगठन के बिना व्यक्तित्व जो है वो अपने को वहां तक पहुंचा पाएगा। इसमें कहाँ डिबेट है, लेकिन व्यक्तित्व जो है संगठन रखा है। मैं सिर्फ ये कहना, मैंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति अचानक उभरता है लेकिन धूमकेतु साबित होता है। क्यों साबित होता है? संगठन नहीं है, समूह का नेता है। मोदी एक संगठन का बड़ा चेहरा है। अल्टीमेटली किसी के पीछे तो चलते हैं, कोई तो लीडर होता है, कोई तो सेनाध्यक्ष होता है, कोई तो हुक्मरान होता है, आपके चैनल में कोई तो एडिटर होता है, बाकी सारे लोग काम करते हैं। ये एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत है, इससे कोई दो राय नहीं है। मोदी ने ये मतलब भी ना माना जाए कि क्या नरेंद्र मोदी के जरिए हिंदुस्तान की राजनीति पूरी बदल गई? ये भी नहीं माना जा सकता। मैं कहूंगा, सुधांशु जी, मैं बात बताते हैं क्यों नहीं माना। मैं कहूंगा इंदिरा गांधी ने खुद को साबित किया कि पार्टी को चलाने के लिए मैं काफ़ी हूँ, नई पीढ़ी को आने दीजिए, पुरानी पीढ़ी को जाने दीजिए, मैं हूँ आपके साथ।
नरेंद्र मोदी ने सेम उसी तरीके से साबित किया, पार्टी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं पार्टी का नेता भी हूं। और पुरानी पीढ़ी जो पिछला चुनाव हार गई थी, जिसने शाइनिंग इंडिया के बाद हारा था चुनाव, उसको अब छोड़ दीजिए। नहीं शशि शेखर जी, एक चीज आप भूल कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पीछे संगठन होता है, लेकिन बीजेपी के पीछे संघ परिवार है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वो ना होता तो बीजेपी यहाँ नहीं होती, देखिए, वो ना होता तो मोदी यहाँ नहीं होता। संघ परिवार की उपस्थिति से इनकार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत मूल है आत्मा क्योंकि तो वो वही है। पॉलिटिकल नहीं है, और पहली बार वो पॉलिटिकल हुआ है। इसीलिए नो, ये आप कैसे कह रहे हैं? संघ परिवार ने तो कांग्रेस को भी चुनाव जितवाया है। वो तो हमेशा पॉलिटिकल थे। वो तो ये जानते हैं कि उन्हें कब कहाँ चुनाव जितवाना है। वो हम इस सपोर्ट चर्चा करते को आगे रहे। बढ़ाते हैं, ये बताते हुए कि सिर्फ 3 सीट पीछे है 272 के जादुई, कश्मीर 2 के सीट चुनाव का बचे उदाहरण हुए दे हैं सकता हूं। 272 के जादुई आंकड़े को लेकर, जिसको लेकर बीते 30 बरस से 270 इस देश में जद्दोजहद होती रही कि 272 का आंकड़ा अपने बूते कौन ला सकता है और गठबंधन की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब बहुत साफ है, बीजेपी अपने बूते भी 272 तक की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में आ सकती है। बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष में 272 वो जादुई आंकड़ा, जिसके जरिए आप सरकार बना सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। कोई उठापटक की कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रपति आप ही को न्योता भेजेंगे, आप ही का प्रस्ताव स्वीकारा जाएगा और उसके बाद आप ही की सरकार बनेगी। लेकिन रामकृपाल जी, इस बहस को जरा सा हम आगे बढ़ा दें, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर संघ की मौजूदगी हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी की पूरी ट्रेनिंग प्रचारक के तौर पर हुई है और वो संघ को छोड़ नहीं सकते, उस धारा को नहीं छोड़ सकते। प्रसून जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक परिवार जो खेती करता है, उसी का बेटा शहर में जा करके बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है। नाता नहीं टूटता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उस परिवार से मोह जरूर रखिए, लेकिन उसको बदलिए। और ये जो हो रहा है, देखिए, पार्टी एक गाड़ी की तरह होती है, जिसको ड्राइवर जो है वो चाहे उसको ले जाके खाई में गिरा दे या हाईवे पर चलता हुआ गंतव्य तक पहुंचा दे। बात इसकी होती है हर पार्टी के। हम इसके आगे का सवाल आपसे, हम इसके आगे का सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो स्थिति हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ 270 सीट पर बीजेपी पहुंच चुकी है, चलिए 271 हो गया, 272 बस छूने वाली है, और इन सब के बीच यूपी में 50 सीट पहुंच चुकी है, जो कि 68 सीट में से 50 सीट। जो संघ परिवार का हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रयोग था वो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर था, लेकिन उस वक्त भी यह स्थिति नहीं थी जो स्थिति इस वक्त रुझानों के जरिए बन रही है। 69 सीट, जी अभी भी 11 सीट के रुझान आने बाकी हैं और बीजेपी 50 पर 272 का आंकड़ा। चलिए, ये एक रुझानों को लेकर ब्रेकिंग खबर है कि जादुई आंकड़ा 272 पार कर चुकी है। 273 चलो, ये भी चलेगा। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। और अभी भी 70-75 सीटों की अभी भी रुझान आने बाकी हैं। 300 का आंकड़ा पार करेगा, रुझानों में तो जरूर करेगा, ये संकेत बहुत साफ है। और यूपी बिहार खासतौर से जो 120 सीट है, ये बताने वाली स्थिति है कि 120 में से 80 से 90 सीट तक बीजेपी यही से जीत रही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो आंकड़ा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस आंकड़े के पीछे सबसे बड़ी ताकत इस हिंदी पट्टी ने लगाई है, जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसे क्या वाकई गुजरात मॉडल चाहिए, जहां पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारों की तादाद है, बीपीएल परिवार जहां पर सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी इसीलिए है कि जब 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में सत्ता मिली थी, तब भी इतनी बड़ी तादाद में बिहार और यूपी वाले हालात गुजरात में नहीं थे। गुजरात बिहार के 120 सीटों में से 90 सीट मिलने का मतलब ये होगा कि 300 का आंकड़ा पार और 272 तक अपने बूते बीजेपी पहुंचेगी। ये स्थिति में आकर बीजेपी खड़ी है। सुधांशु मित्तल जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, राजनीति बदल गई और परिस्थितियां बदल जाएंगी। हमें एक चीज बताइए, क्या ये आरएसएस की भी हार नहीं है? क्योंकि आरएसएस ने जो 3 मुद्दों का जिक्र वाजपेयी के दौर में होते रहा, इन 3 मुद्दों पर इस दौर में पूरी तरह खामोशी बरती गई। प्रसून जी, संघ को पहले आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स जो है ना, आप समझाइए। मैं बताता हूँ, आप समझाइए। सबसे पहले एक वो राष्ट्रवादी संगठन है,
जिसका कि वो एक कौन ही- सा संगठन है जो इस देश में राष्ट्रवादी नहीं है? बताता नहीं नहीं, हूं। आप जवाब देते चलिए। मेरे आप को- हमें बताइए कौन है राष्ट्रवादी देखिए, नहीं आप है? अगर मेरे को पूरा बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या कहूंगा आपसे? आपने कहा राष्ट्रवादी मैं आरएसएस, उसके आगे हमने कहा qualify कौन कर रहा हूं नहीं ना, है? मैं कह रहा हूं बहुत है। कौन है? नाम माफ बोलिए करिएगा, उसका। बहुत है। नाम बोलिए, मैं किसी इस समय- पॉलिटिकल मैं पार्टी इस से समय जुड़े हुए राजनीतिक किसी विवाद संगठन नहीं का खड़ा नाम करना बोलिए। चाहता, लेकिन इस देश का इतिहास है कि राजनीति जो है यहाँ की वो देश के प्रति कितनी समर्पित है, कौन आपको सा भी पता संगठन तो है छोड़िए, राजनीतिक अभी इस दल समय- का इस जो समय- राष्ट्रवादी इस समय नहीं विवाद है? नहीं उठाइए। बात ये हो रही है संघ की। संघ क्या है, बाकी क्या है छोड़िए। संघ जो है एक राष्ट्रवादी संगठन है जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति समर्पित है और उसको लगता है कि समाज के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है, समाज से हमने लिया है हमारा एक कर्ज है जो हमें अदा करना है। मित्तल साहब, ये भाजपा बात में- आज आप कर रहे हैं। सावरकर ने कहा था राजनीति में आइए, हेडगेवार जी को। आप गड़बड़ी मत कीजिए। अगर आप संघ के इतिहास को 2014 पलटेंगे, की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, आपने देखिए, फिर आपने राष्ट्रवादी एक हमें संगठन तर्क, का हमें वितर्क और समझ नहीं कुतर्क। आया राष्ट्रवादी सुनिए, कौन नहीं सुनिए, है। सुनिए, हमें तर्क वितर्क और कुतर्क करना क्या पहले तय कर लीजिए। हमें तर्क करना है ना। आज 2014 की वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास में जाएंगे तो कहां जाके रुकेंगे? आपने जैसे ही राष्ट्रवादी सुनिए, का हम पूछेंगे मैं आपसे, आपको आप बताऊंगा बने ना, आगे चलने दीजिए ना मुझे। संघ जो है, संघ ये मानता है कि समाज के प्रति उसका एक उत्तरदायित्व है क्योंकि समाज ने उसको बहुत कुछ दिया है। हम सब की ट्रेनिंग कहाँ हुई है, हमने अपने संस्कार अपने मूल्य कहाँ से निकाले। एक मॉरल बाइंडिंग, एक मॉरल फोर्स, एक जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शन जो है भाजपा को मिलता है आदर्श का। उस आदर्श से प्रेरित होकर राजनीति में अगर आदर्शवाद की बात करें तो कोई गलत बात है? ये आदर्श स्थिति अडवाणी के साथ 2009 में नहीं थी। कैसे नहीं थी? थी कि नहीं कैसे थी? नहीं थी? क्यों हार गए चुनाव वो? भाई, चुनाव में चुनाव जीत और क्यों हार गए? सुनिए, जीत और हार कभी एक कारण से नहीं होता। मेरी बात समझिएगा। वही संगठन, वही नेतृत्व 2096 में हम लोग नहीं जीते थे, 98 में जीत गए, 99 में जीत गए, 2004